तो दोस्तों वियतनाम कंट्री आजकल ट्रेंडिंग में है। हर कोई वियतनाम घूमना चाहता है। भाई क्यों ना जाए वियतनाम घूमने, बिकॉज वियतनाम सस्ता भी बहुत है और सुंदर भी बहुत है। हमने भी रिसेंटली 3 दोस्तों ने वियतनाम की ट्रिप कंप्लीट करी है। तो मैं आज आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से गाइड करूंगा कि अगर आपका वियतनाम जाने का मन बन रहा है तो भैया कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए, कितने दिन में आप वियतनाम को घूम पाएंगे, क्या सही तरीका है वियतनाम घूमने का, वीज़ा कैसे लगता है, सिम कैसे मिलते हैं, हर चीज़, वेजिटेरियन फूड का क्या हाल चाल है, होटल कितने सस्ते हैं, हर चीज़ आपको बताने वाला हूं। अगर आपका वियतनाम का प्लान बन रहा है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा, फिर आपको कोई भी वीडियो इस टॉपिक पे तो नहीं देखनी होगी, मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल ट्रैवल की वीडियोस आपको मिलती रहती है, जिसमें हम गाइड भी करते हैं और आपको वहाँ जाकर भी वीडियो दिखाते हैं कि भाई इस तरह का जो है ये देश दिखता है। वियतनाम के अगर आपको व्लॉग्स देखने हैं तो वो भी कंटिन्यू इस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, इसलिए भी आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि जहाँ पर आप जाने वाले हैं वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भैया वियतनाम है एक दूसरा कंट्री और वहाँ पर जाने के लिए हमको चाहिए वीज़ा। तो वीज़ा मिलेगा कैसे? देखिए वियतनाम का वीज़ा बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, बिल्कुल फ्रेश, आप कहीं किसी कंट्री में आज तक नहीं गए तो भी आपका वियतनाम का वीज़ा इजीली आपको मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, इसका ई वीज़ा मिलता है। ठीक है, ई वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, फिर भी अगर आपको सीखना है तो उस पर मैं ऑलरेडी प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप बहुत ईजिली अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए जी, एक आपका फोटो चाहिए जिसमें आपका जो फेस है वो 80% विजिबल हो, पीछे का बैकग्राउंड वाइट हो और आपका पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है उसकी एक फ़ोटो हो, बस। इसके बाद छोटी मोटी डिटेल है वो आप भर के इजीली आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको ना तो कोई होटल बुकिंग चाहिए और ना ही कोई फ्लाइट टिकट चाहिए, लेकिन हाँ आपको एक होटल चूज़ करना होगा कि भाई मैं किस होटल में जो है रुकूंगा, उस होटल का एड्रेस वहाँ पे डाल दीजिए, बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वियतनाम का वीज़ा जब भी आप अप्लाई करते हैं $25 की फ़ीस आपको देनी पड़ती है और जो ये वीज़ा है ये चौथे दिन आ जाता है। जैसे मान लो आपने संडे को अगर अप्लाई करा तो संडे तो हॉलीडे रहता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको वेट करना है, थर्सडे को आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो एक बार स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लेना, इजीली वीज़ा आपको यहाँ पे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, वियतनाम कैसे घूमा जाए, बिकॉज वियतनाम बहुत लंबा कंट्री है। जैसे साउथ वियतनाम है, फिर नॉर्थ वियतनाम है और एक है मिडिल वियतनाम। पहले अगर बात करें पुराने ज़माने की बात करें तो ये तीनों कंट्रियाँ अलग अलग हुआ करती थी। एक दूसरी कंट्री में जाने में वीज़ा लगता था, जैसे हनोई में को वाले को बंदे को हो ची मिन्ह जाना है तो वीज़ा लेके जाना पड़ता था, लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं, अभी ये एक ही कंट्री है। तो अभी क्या होता है, या तो आप हनोई के थ्रू एंटर कीजिए, हनोई को घूमिए, उसके बाद आप दनांग चले जाइए जो कि मिडिल वियतनाम है, उसके बाद आप जाके हो ची मिन्ह चले जाइए और हो ची मिन्ह से एग्जिट करके आप इंडिया वापस आ सकते हैं। या आप फिर उल्टा कर लीजिए, आप हो ची मिन्ह जाइए, हो ची मिन्ह में आप लैंड करिए, हो ची मिन्ह घूमिए, फिर आप दनांग आ जाइए मिडिल में और फिर आप हनोई से वापस इंडिया आ सकते हैं। मोस्टली जो लोग रूट प्रेफर करते हैं वो ऐसे करते हैं कि लोग हो ची मिन्ह जाते हैं, हो ची मिन्ह घूमने के बाद दनांग जाते हैं, दनांग के बाद हनोई जाते हैं और हनोई से इंडिया वापस आ जाते हैं, बिकॉज हो ची मिन्ह की जो फ्लाइट है वो सही सही रेट में भी मिल जाती है और सही टाइम पे भी, मतलब सूटेबल टाइम पे भी इजीली मिल जाती है। हमने भी हमारी ट्रिप ऐसे ही की थी, हमने हो ची मिन्ह से शुरुआत करी, फिर दनांग गए और हनोई से हम लोग एग्जिट करके इंडिया वापस आ गए। वियतनाम का वीज़ा लगाते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वियतनाम में जितना डेट का आप वीज़ा मांगोगे उतने ही डेट का आपको वीज़ा मिलेगा। कहने का मतलब वैसे तो 30 दिन तक आप वियतनाम को घूम सकते हैं वीज़ा पे, आप सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री, मतलब जो एंट्री होती है उसका आप वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन आपको सिंगल एंट्री में रिकमेंड करूँगा, सिंगल एंट्री आप लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने से, मान लो आपने वीज़ा में डेट भरी कि भैया मैं तो 1 जून से लेकर 15 जून तक रहूँगा, तो आपको वीज़ा भी फिर 30 दिन का नहीं मिलेगा, 1 जून से 15 जून के बीच का ही मिलेगा। फिर चाहे आप 3 जून को जाएं लेकिन आपको 15 जून को वापस आना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा बात वेदर की कर लेते हैं कि वहाँ पे वेदर कंडीशन क्या है। तो देखिए वियतनाम में वैसे तो बारिश होती है, लेकिन क्या है मैंने बताया ना वियतनाम लंबा बहुत है, तो हो सकता है कि भाई किसी महीने में हनोई में बारिश हो, दनांग में बारिश ना मिले, किसी महीने में दनांग में बारिश हो ची मिन्ह में ना मिले। कोई ऐसा मंथ अगर मैं आपको रिकमेंड कर सकूँ कि भाई इस मंथ में सबसे कम बारिश मिलेगी आपको, कहीं भी चले जाओ, तो फरवरी। आप फरवरी में जाओगे तो आपको हो ची मिन्ह में भी हो सकता है बारिश ना मिले देखने को, दनांग में भी ना मिले और हनोई में भी ना मिले। लेकिन अगर आपको फरवरी में नहीं जाना है तो आप मार्च और अप्रैल में जा सकते हो। मार्च और अप्रैल और अक्टूबर से दिसंबर ये महीने काफ़ी बढ़िया है। हम भी अप्रैल में गए थे और हमें बारिश कहीं भी देखने को नहीं मिली। इवन अगर आप मई में जा रहे हो तो मई में देखो वहाँ पर रेन होती है,
लेकिन रेन की जहाँ तक बात है तो दनांग जो मिडिल वियतनाम है वहाँ पर रेन नहीं मिलेगी आपको, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और वहाँ पे एक आइलैंड भी है, वहाँ भी जा सकते हैं, पर रेन होती है मई में थोड़ी बहुत। तो आप सबसे बेस्ट है कि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चले जाइए, या फिर आप चले जाइए मार्च और अप्रैल में। वैसे अगर आपको जाना है वियतनाम तो आप वैसे कभी भी जा सकते हैं, बस आप वेदर कंडीशन पहले चेक कर लेना, क्योंकि अगर वहाँ पे बारिश होती है तो जो हैवी रेन कंडीशन है वहाँ मत जाइएगा, ठीक है। लाइट जो रेन कंडीशन में जा सकते हैं, क्योंकि दिन में थोड़ी थोड़ी बारिश होती है तो चलता रहता है। तो ये चीज़ें तो आपको पहले चेक करना होगा, उसके बाद ही आप वियतनाम जा पाएंगे। तो ये वेदर कंडीशन आपको पहले ही चेक करनी है, बाकी में जो सूटेबल मंथ है वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्लाइट टिकट की। तो देखिए फ्लाइट आप स्काई स्कैनर से जो है बुक कर सकते हैं, या फिर आप जो भी यूज़ करते हैं MMT करते हैं, गोआई भी बुक करते हैं, आप कर सकते हैं। मैं स्काई स्कैनर इसलिए यूज़ करता हूँ कि स्काई स्कैनर पे बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करके वो दिखा देता है, फिर जहाँ मुझे सस्ती मिले मैं जो है फ्लाइट ले लेता हूँ। सिंपल फंडा है, फ्लाइट ईजी आपको मिल जाएगी। उसके बाद होटल बुक कर लीजिए। होटल कहाँ पे बुक कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप भी मेरी तरह हो ची मिन से एंटर करते हैं, तो मैं हो ची मिन, दनांग और उसके बाद होइयान जो दनांग में एक विलेज है जो काफ़ी सुंदर है, और फिर हनोई, और हनोई से एग्जिट करने का प्लान आपको दे रहा हूँ। अगर आपको उल्टा करना है तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हो ची मिन की। हो ची मिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट 1 एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट 1 एक एरिया है, वहाँ पर सबसे बढ़िया प्लेस है आपको होटल बुक करने के लिए, सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो बिल्कुल सिटी सेंटर में। अगर आप कोई टूर भी बुक करोगे तो आपका इजीली होटल से पिकअप हो जाएगा। तो आप जो भी होटल बुक करें वो डिस्ट्रिक्ट 1 से होटल प्रेफर करें। और डिस्ट्रिक्ट 1 में अगर आपको और भी ज़्यादा भैया नाइट लाइफ वगैरह के आप इंजॉय करने, तो आप बुई वियान स्ट्रीट है वहाँ पे जाके आप होटल बुक कर लीजिए। बुई वियान स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर ही है, वहीं पे हो ची मिन की पूरी नाइट लाइफ होती है। और वहाँ पे होटल बुक करने का 2-3 फ़ायदा है। एक तो फ़ायदा ये है कि वहाँ पे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। उस बुई वियान स्ट्रीट में 5-6 इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, और आपको होटल भी ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है। हम 3 दोस्त थे, हमने काफ़ी अच्छा होटल बुक किया था विद ब्रेकफास्ट, तो हमारा 3000 रुपये में होटल बुक हो गया था। तो बस इतना ही है। बाकी अगर आपको हॉस्टल बुक करना है तो वो भी सस्ते में हो जाता है, तो आप booking.com पे या फिर agoda.com पे आपको सस्ती डील मिल जाती है। और हो ची मिन में agoda.com काफ़ी चलता है, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको नाइट लाइफ देखनी है तो आप बुई वियान स्ट्रीट में कर लीजिए, वरना आप डिस्ट्रिक्ट 1 में कहीं भी कर सकते हैं हो ची मिन के अंदर। वहीं अगर बात करें दनांग की, क्योंकि उसके बाद आप दनांग जाएंगे, तो दनांग में अगर आप माइकी बीच पर, जो माइकी बीच है वहाँ पे अगर होटल बुक करेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा, बिकॉज वो एक बढ़िया एरिया है। होटल पिकअप भी वहाँ से हो जाता है, सामने आपके बीच रहेगा। होटल काफ़ी अच्छे हैं। अगर वहाँ पे होटल के प्राइस की बात करें तो हम 3 दोस्त थे, मैंने आपको जैसे बताया हमने 4 स्टार होटल बुक किया था, और वो भी हमने अगोड़ा से किया था। विद ब्रेकफास्ट हमारा 3700 रुपये में हो गया था, जो कि 4 स्टार होटल था, काफ़ी बढ़िया शानदार होटल। तो इस प्राइस में वहाँ पे अच्छे होटल मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माई के बीच पे करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद होइयान की अगर बात करें तो होइयान जो विलेज है वहाँ पे अगर आपको होटल बुक करना है तो होइयान में जो सेंटर है उसका, जहाँ पे वो नाइट मार्केट लगता है या जो लैंटन बोट है, वहाँ पे आप कहीं भी होटल बुक कर सकते हैं। छोटा सा विलेज है, वहाँ पे इजीली रहेगा। अगर आप बुक कर ले तो वहीं पे आप बुक कर लीजिए आसपास, तो वो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। बाकी छोटा सा ही है, वहाँ पे आप साइकिल से भी पूरा होइयान घूम सकते हैं। बाकी आप सेंटर में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हनोई की जहाँ तक बात है तो हनोई में अगर आपको होटल बुक करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हनोई में अगर आप होटल बुक करते हैं तो यहाँ पे भी आप सिटी सेंटर में ही होटल बुक करें। बिकॉज अगर आप सिटी सेंटर में हनोई के अंदर होटल बुक करते हैं तो आपका जब भी आप टूर करते हैं तो आपका जो है पिकअप ड्रॉप इजीली हो जाता है। और अगर आप आउटसाइड में करते हैं तो फिर आपको सिटी सेंटर में एक ओपेरा हाउस है, वहाँ पे जाना पड़ता है और आपका पिकअप फिर वहाँ से होगा। हनोई के अगर सिटी सेंटर की बात करें कि भाई हनोई का सिटी सेंटर क्या पड़ता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हनोई का सिटी सेंटर है ओल्ड क्वार्टर। ओल्ड क्वार्टर में आप होटल ले सकते हैं। ओल्ड क्वार्टर में होटल अगर आप लेंगे 4 स्टार तो आपको थोड़ा सा बाकी जो भी सिटीज हैं हल्का सा महंगा पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने दनांग में 3.5 में किया तो यहाँ पे आपको 4-4.25 का पड़ेगा सेम होटल। ये मैं 4 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ। बाकी 3 स्टार सस्ता होता है और भी, और अगर हॉस्टल लेंगे तो और भी ज़्यादा सस्ता होता है। लेकिन ओल्ड क्वार्टर बहुत ही बढ़िया है, वहाँ पर आप जो है होटल बुक कर लीजिए। वहाँ पे सब कुछ आपको आसपास ही मिल जाएगा, होटल पिकअप भी आपका इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एयरपोर्ट से आपको सिटी सेंटर तक जाने के लिए क्या साधन मिलेगा। देखिए हो ची मिन की बात करें, हो ची मिन का जो डिस्ट्रिक्ट 1 है सिटी सेंटर है, वहाँ पे आप होटल लेते हैं तो 8 किलोमीटर ही पड़ता है। तो अगर आप 3-4 लोग हो तो आप टैक्सी करिए, ग्रैब टैक्सी वहाँ पे बहुत जल्दी आ जाती है और चीप प्राइस में आपको मिल जाते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे लगते हैं। हम लोग 3 दोस्त जब गए थे तो हमारे 300 रुपये लगे थे, तो हमने टैक्सी को प्रेफर किया। बाकी बस भी चलती है, अगर आप सिंगल हो तो आप बस से जा ही सकते हो सिटी सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 3-4 लोग हैं, फैमिली हो, तो आप टैक्सी लीजिए, ग्रैब की वहाँ पर प्राइस काफ़ी सही है।
ठीक है, वो ले लीजिए। एक हैक और बताऊंगा मैं आपको ग्रैब का वीडियो के लास्ट में, वो भी आप यूज़ कीजिएगा। तो चले जाइए। दनांग की जहाँ तक बात है तो माई बीच में अगर आप सिटी सेंटर में माई बीच के पास ही आप जो है होटल लेते हैं तो ये भी 5-6 किलोमीटर ही पड़ता है। लेकिन हनोई में अगर आप ओल्ड क्वार्टर में होटल लेते हैं तो ये 21, 22, 25 किलोमीटर पड़ता है। तो इसमें थोड़ा आपका जो है पैसा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन फिर भी आप फैमिली है तो आप टैक्सी प्रेफर करिएगा, बस मत करिएगा, वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब मैंने जो हैक बताया था ग्रैब का जो मैटर है वो बताया था। ग्रैब में क्या होता है कि ग्रैब उबर ओला है वहाँ की, ये मान लीजिए आप। तो ग्रैब एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए इंडिया में ही, और अगर आपका कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिससे आप पैसा देना चाहते हैं, उसमें फॉरेक्स मार्कअप नहीं लगता है, तो उस कार्ड को ग्रैब ऐप पर यहीं से ही लिंक करके चले जाइए। आप वहाँ पे जब भी टैक्सी बुक करेंगे आपको कोई पैसा कैश में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा अपने आप क्रेडिट कार्ड से कटता रहेगा और आप इजीली ट्रैवल वहाँ पे करते रहेंगे। इंटरनल ट्रैवल की बात कर लेता हूँ। तो देखिए इंटरनल ट्रैवल में सिंपल सा है कि अगर आप 2-3 लोग हो तो वहाँ पे टैक्सी बुक कीजिएगा, क्योंकि टैक्सी वहाँ पे मतलब आपको 100 रुपये लगेगा। जैसे एक बार कहीं जाना है 100 रुपये लगेगा। अगर आप 3-4 लोग हो तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। हमने पूरा वियतनाम में टैक्सी बुक किया, 100 रुपया, 150 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, इतना ही लगा। और अगर आप सिंगल हो तो भी आप जो है बाइक टैक्सी जो है ग्रैब से बुक कर सकते हैं, वो भी आपको सस्ती पड़ेगी। और ये एक सही तरीका है वियतनाम को घूमने का। अगर आपको लगता है कि आपको खुद से 2 व्हीलर रेंट पे लेना है और उससे आपको घूमना है वियतनाम, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। आपके पास IDP होना जरूरी है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। उसके अलावा वहाँ पे ना उल्टी साइड चलती है गाड़ियाँ, तो उसमें थोड़ा सा आपको 1-2 दिन थोड़ा अजीब सा लग सकता है। और दूसरा वहाँ पे 2 व्हीलर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत भीड़ रहती है और अलग ही तरीके से चलाते हैं वो 2 व्हीलर, तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। तो बेस्ट ये है कि भैया आप टैक्सी लीजिए और मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। खुद का जो है वहाँ पे बाइक वगैरह मत लीजिए, वो सही नहीं रहेगा। तो ये सिंपल सा फंडा है। इसके अलावा अब बात करते हैं सिम की। तो सिम देखो आप एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं और अंदर से भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप एयरपोर्ट से लेंगे तो आपको 2.5 लाख रुपए की सिम मिलेगी। देखिए 2.5 लाख में बोल रहा हूँ तो सिंपल सी बात है। वहाँ पे हम करेंसी की बात भी कर लेते हैं। करेंसी की जहाँ तक बात है तो अगर आपको करेंसी देखनी है तो ये मान लीजिए 330 रुपये के आसपास की करेंसी है, मतलब 330 रुपये बन जाते हैं हमारे 1 रुपये के वहाँ पे आप जाओगे तो इस तरह के, और बाकी अप डाउन होती रहती है। तो करेंसी का सिंपल सा फंडा है, यहाँ से आप कैश लेके जाइएगा डॉलर में, ये ध्यान रखिएगा। डॉलर में कैश लेके जाइएगा क्योंकि वहाँ पे अच्छे कन्वर्जन रेट मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा कई बार आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे भी पूछा जा सकता है कि आपके पास डॉलर कितने हैं, डॉलर चेक कराइए, तो आप उनको गिन के भी दिखा दीजिए, भाई मेरे पास इतने डॉलर, वो गिनवा के देखेंगे। तो ये आपको है कि आपको डॉलर ही लेके जाना है, वहाँ पे आप कन्वर्ट कराइए, उससे घूमिए। सिम आप एयरपोर्ट से ले लीजिए, 2.5 लाख रुपए में वहाँ पे मिल जाएगी, जो वहाँ का वियतनामी रुपीज़ है। और अगर आप अंदर से लेते हैं सिटी सेंटर से तो वहाँ भी आपको 2 लाख के आसपास की मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 500-600 रुपये में आपकी सिम आ जाएगी, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं आइटनरी की, तो भाई हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। तो देखिए अगर आप हो ची मिन से एंटर करते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप रात की अगर फ्लाइट लेंगे, सुबह वहाँ पहुँचेंगे तो 2 बजे आपको चेक इन मिलेगा, तो आप उस दिन थोड़ा रिलैक्स करिए। और शाम को आप वहाँ पे नाइट में एक डिनर क्रूज होता है, वो आप इंजॉय कर सकते हैं, या तो फिर आप बुय वियन स्ट्रीट में नाइट लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। सेकेंड डे जो है आप जा सकते हैं कूची टनल, जो वहाँ पे वियतनाम की जो वॉर हुई थी अमेरिका से, वो पूरा का पूरा आपको सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे आप ओरिजिनल AK-47 चलाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो मस्ट डू एक्टिविटी हमने किया था भाई, बहुत मज़ा आया था। 10 बुलेट आपको कम से कम बाय करनी पड़ेगी, जो कि तकरीबन 2200 रुपये की होगी, ज़्यादा आप कितनी भी कर सकते हैं। और ओरिजिनल AK-47 आप चलाएंगे तो आपको एक अलग ही फील होगा। और आप ऐसा टूर बुक कर सकते हैं सीधा का सीधा, जिसमें दोपहर से पहले वो आपको कोची टनल घुमाएगा और उसके बाद वो आपको मेकोंग डेल्टा लेके जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप और रुकना चाहते हैं वहाँ पे हो ची मिन में, तो आप हो ची मिन में एक इंस्टाग्राम टूर भी होता है, वो आप कर सकते हैं। बाकी 3 दिन में हो ची मिन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वहाँ पे बेनथान मार्केट में आप शॉपिंग कर सकते हैं। और आप नाइट में क्या कर सकते हैं, नाइट का एक बस चलती है यहाँ पे, होप ऑन होप ऑफ, वो बस में भी आप जो है घूम सकते हैं। 4.5 लाख रुपए के आसपास की, मतलब 450-500 रुपये लगते हैं उसमें बस में, और 1.5 लाख रुपए का उसका टिकट होता है, तो 500 रुपये के आसपास आपके लगेंगे। और वो 1 घंटा पूरा हो ची मिन आपको घुमाती है नाइट में, तो बस का भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन नाइट का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 3 दिन आपके लिए हो ची मिन इनफ है। आप 3 दिन के बाद क्या करें, वहाँ से फ्लाइट पकड़िए और आप फ्लाइट से चले जाइए जी दनांग। फ्लाइट से ही जाइएगा क्योंकि आपका टाइम बचेगा। अगर आप ट्रेन और बस में चक्कर में पड़ोगे तो आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा और पैसा भी कुछ खास बचता नहीं है। तो आप फ्लाइट से जाइए, फ्लाइट अंदर बहुत चीप चलती है, फ्लाइट का भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप दनांग चले जाइए। दनांग में आप क्या करिए, दनांग आप जाइए और दनांग मत रुकिए, आप सीधा चल जाइए होयान। आप चाहे तो दनांग के एयरपोर्ट से सीधा होयान चल जाइए, 33 किलोमीटर पड़ता है।
होईयान में आप क्या करिए 1 या 2 दिन रख सकते हैं। तो जिस दिन आप जा रहे हैं एक दिन वहां पे क्या करिए, लैंटर्न बोट राइड है नाइट में, वो कर सकते हैं, वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और सेकंड डे अगर आप रुकते हैं तो साइकिल से आप जो है होईयान को थोड़ा घूम सकते हैं। इसके अलावा वहां पे ना राउंड राउंड बोट चलती है जिसको बास्केट बोट राइड कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। 2 दिन आप ये होईयान में करेंगे, इनफ है। 2 दिन ही रुकिए, ज़्यादा मत रुकिए। मैं तो कहता हूँ 1 ही दिन रुक सकते हैं। हमने 1 ही दिन में किया था। हम रात को गए और रात को हमने लैंटर्न जो बोट थी वो हमने इंजॉय करी, थोड़ा बहुत शॉपिंग करी, और सेकंड डे हमने चेकआउट करके साइकिल से थोड़ा घूमा, और फिर उसके बाद हम बास्केट जो बोट थी उसकी राइड करके सीधा आप आ जाइए दनांग। दनांग में अब आपको चाहिए कम से कम 3 दिन, आप 4 दिन भी रख सकते हैं, बाकी 3 दिन भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। हमने 3 नाइट रुके थे दनांग में। आप क्या कर सकते हैं, माई की बीच पे आप जा सकते हैं जो कि होटल के पास ही रहेगा। माई के बीच पे आप थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक ड्रैगन ब्रिज है जो कि बहुत पॉपुलर है। वहाँ पे अगर आप सैटरडे संडे या फ्राइडे के दिन पहुँचते हैं, या आपके जो भी 3 या 4 दिन आप रुक रहे हैं वहाँ पे सैटरडे संडे या फ्राइडे पड़ रहा है, तो वहाँ पे एक नाइट में 15 मिनट का शो होता है, रात को 9 बजे से लेकर 9:15 तक वो चलता है, फायर एंड वाटर शो। वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, बहुत भीड़ होती है। और उसको इंजॉय करने के बाद वहीं पे नाइट मार्केट लगता है, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक दिन आप ये कर सकते हैं। और एक दिन आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वही जो ड्रैगन ब्रिज है वहाँ पे रिवर है, वहाँ पे क्रूज चलता है, 1 घंटे का क्रूज होता है। उस 45 मिनट 1 घंटे वो क्रूज होता है। उसमें टिकट जो आती है वो 400, 450 से 500 रुपये के बीच में आती है, जिसमें वो क्रूज आपको वो जो रिवर है दनांग की जो रिवर है जहाँ पे वो ब्रिज है, गोल्डन ड्रैगन ब्रिज है, मतलब ड्रैगन ब्रिज ही है सॉरी, उसमें से आपको घुमाता है नाइट में। तो वो भी अच्छा है, 500 रुपये में अच्छा एक्सपीरियंस है। उसमें फ्रूट वगैरह मिल जाते हैं, पानी वगैरह मिल जाते हैं। बाकी अगर आप बियर वगैरह लोगे तो वो आपको अलग से वहाँ पे परचेज करना पड़ेगा, लेकिन वो क्रूज का एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया है, वो आप कर सकते हैं। और एक दिन पूरा आप बाना हिल्स के लिए सेपरेट रखिए। उसमें आप बाना हिल्स जाइए, सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको जो है पिकअप हो जाएगा होटल से ही। मैं आपको बताऊंगा ये सब टूर कैसे बुक होंगे। होटल से पिकअप हो जाएगा और आप बाना हिल चले जाइए, और बाना हिल्स के अंदर पूरा आपको इवनिंग हो जाएगी, और वहाँ से फिर आप वापस आएंगे। बाना हिल्स का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। और बाना हिल्स में 2 चीज़ आप ज़रूर इन्जॉय कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको बियर पीना पसंद है तो वहाँ पे ना बियर के कूपन मिलते हैं, फ्री में आपको बियर मिल जाती है, जो कि लाइव बियर होती है। लाइव बियर का मतलब वो ब्रीवी बियर होती है, वो आप जो है इन्जॉय कर सकते हैं। तो जब हम गए थे तो हमारे एक मित्र है वो बहुत इन्जॉय करते हैं, तो उनका आप देख सकते हैं वीडियो में भी, वो ऐसे इन्जॉय कर रहे थे। फ्री में गिलास आपको लाइव मिलता है, वो आप पी सकते हैं। और अगर आप बियर वगैरह नहीं पीते तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे गोल्डन ब्रिज है जो कि बहुत पॉपुलर है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसके अलावा बाना हिल्स में बहुत सारी एक्टिविटी, लेकिन जो अच्छी मस्ट डू एक्टिविटी वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी फोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं, और वहाँ पे थोड़ी ठंडी भी रहती है क्योंकि ऊपर है काफ़ी, और आपका पूरा दिन चला जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और वहाँ पे एक बफे लगता है, वो बफे में अपना खाना भी बुक करवा लेना टिकट में ही, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करवाना है, सिंपल आपका चला जाएगा। उसके बाद आप दनांग में अगर रुकना चाहें तो रुकिए, बाकी इनफ है दनांग में आप इतना ही रुकिए क्योंकि टाइम कम ही रहता है भाई, छुट्टियाँ भी नहीं मिलती। उसके बाद सीधा आज आप हनोई आ जाइए। हनोई कैसा है बता देता हूँ। हनोई में आप जब ओल्ड क्वार्टर में आप रुकेंगे तो बगल में एक बियर स्ट्रीट है, नाइट में वहाँ जा सकते हैं, वो उसका नाइट एक तरीके से नाइट लाइफ है उसकी। बाकी आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आप बियर वगैरह पीने के शौकीन है तो आप मत करिए सब। आप हनोई को जब आप घूमेंगे तो आपको लगेगा हनोई है ना दिल्ली के सदर बाजार की तरह, तो वहाँ पे आप तो शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी तरह वहाँ भी होप ऑन होप ऑफ बस की एक राइड होती है, 1 घंटे की नाइट में वही 501 रुपये लगता है, 1.5 लाख डोंग लगता है, तो वो भी कर सकते हैं। वो हमने की थी। वहाँ पे आपको ऑडियो गाइड मिल जाता है, वहाँ पे पूरे हनोई में जितने भी ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल पैलेस है उनके बारे में नॉलेज मिलती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे एक दिन आप रखिए हलोंग बे के लिए। अर्ली मॉर्निंग आपका पिकअप होगा, आप हलोंग बे में जाइए। हलोंग बे एक पूरा सी है और सी के अंदर ना काफ़ी सारी रॉक्स है, और वहाँ पे आप क्रूज के थ्रू जाते हैं। डे क्रूज होता है और लंच जो होता है आपका क्रूज के अंदर ही होता है। ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, इसको आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके अलावा भी अगर आपके पास और दिन है तो आप दूसरे दिन फिर निन भिन भी जा सकते हैं। तो ये आइटनरी है, इस आइटनरी को आप फॉलो करेंगे तो आपको 10 दिन में आप वियतनाम का पूरा कल्चर समझ में आएगा आपको। आप हो ची मिन, दनांग, होयान, हनोई सब जगह घूम के आ जाएंगे। अगर इसके अलावा बहुत सारे दिन हैं तो फिर आप सपा, दलात और फुकोक एक आइलैंड है वहाँ भी जा सकते हैं, बट 10 दिन से ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा होता नहीं, तो 10 दिन की आइटनरी है। इस तरह से आप जो है घूम सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसे एप्लीकेशन की जो आपको यूज़ करने चाहिए, जैसे ग्रैब एप्लीकेशन टैक्सी बुक करने के लिए आपके फ़ोन में होनी चाहिए। एक आप क्लूक एप्लीकेशन और गेट योर गाइड, ये 2 एप्लीकेशन अपने फ़ोन में रखें। इनसे आप टूर बुक कर सकते हैं। जब भी कोई टूर बुक करे तो टूर की यहाँ पे प्राइस देख ले और डिटेल देख ले, जहाँ पे आपको प्राइस कम लगे वहाँ पे आप जो है बुक कर लीजिए। आपको होटल से पिकअप हो जाएगा और होटल पे बाद में जो है ड्रॉप ऑफ हो जाएगा, वहीं पे छोड़ जाएगा। इस तरीके से इन 3 ऐप से जो है आप वहाँ पे जो है अच्छे से घूम सकते हैं।
और यहाँ पे एक चीज़ और भी, अगर आप हनोई में आपको टाइम मिलता है तो ट्रेन स्ट्रीट है, वो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है, जिसका विजुअल आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी आप जो है घूम सकते हैं कि स्ट्रीट होती है, वहाँ पे ट्रेन आती है, बिल्कुल पास से गुजरती है, वो पूरा बाजार है वहाँ पे। बस आपको 2-250 रुपये की कॉफ़ी लेके वहाँ बैठना है और वो ट्रेन आएगी, वो वहाँ पे गुजरती है। अपने होटल वाले से पूछ लीजिए भैया ट्रेन का टाइम क्या है, शेड्यूल क्या है, उसके हिसाब से वहाँ पे 15 मिनट पहले पहुँच जाइए, आपका काम हो जाएगा। वो भी अच्छी एक्टिविटी है। तो ये आपका वियतनाम का पूरा ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आता है जी फूड का, कि फूड कैसा। देखो वियतनाम में ज़्यादातर लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि वहाँ पे 14-15% के आसपास लोग बुद्धिज्म को मानते हैं और 1-2% कुछ और धर्मों को मानते हैं, बाकी लोग कम्युनिस्ट हैं। लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, वेलकमिंग लोग हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं। मुझे काफ़ी अच्छे लोग लगे वियतनाम के। इसके अलावा वहाँ पे फूड की जहाँ तक बात है तो हो ची मिन की बात मैंने बताई दी आपको। डिस्ट्रिक्ट 1 में बहुत सारे आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, दनांग में भी इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन उनका प्राइस थोड़ा सा हायर साइड में होता है, हो ची मिन में थोड़ा कम होता है, हल्का सा हायर साइड होता है। और हनोई में भी आपको जो है इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट तीनों जगह मिल जाएंगे, आप बस गूगल पे डालिए इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी और आपको इंडियन रेस्टोरेंट पे अगर आपको खाना खाना है तो वो आप खा सकते हैं। और वेजिटेरियन तो आप वेज खाना भी खा सकते हैं। या फिर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने हल्दीराम के पैकेट्स वगैरह लेके जाता हूँ, फ्रूट वगैरह खाता हूँ। ब्रेकफास्ट आप इंक्लूड होटल में करा ही लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप हलोंग बे जाएंगे तो वहाँ पे क्रूज में आपको थोड़ा वेजिटेरियन के ऑप्शन कम मिलेंगे, तो कुछ थोड़ा बहुत खाने का वेजिटेरियन आइटम आप अपने बैग में भी लेके वहाँ पे जो है क्रूज पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अल्कोहलिक है तो बियर के रेट वहाँ पे काफ़ी सस्ते हैं। वहाँ पे 70 रुपये में आपको जो है बियर मिल जाती है, 70 से 100 रुपये में आपको इजीली बियर मिल जाती है, कहीं भी आप जो है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी की बोतल की बात करूँ तो पानी की बोतल वहाँ पे 7,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक आती है। अब आपको वियतनाम मतलब आपको 30 रुपये से लेके 50 से 70 रुपये तक आपको जो है एक आध लीटर की बोतल वहाँ पे मिल जाती है। और आप 1.5 लीटर की बोतल लेंगे तो आपको काफ़ी सही रेट में मिलेगी। तो आप 1.5 लीटर की बोतल लें, वो आपको 15,000 डोंग में मिल जाएगी, यानी तकरीबन वो आपको 50 रुपये में मिल जाएगी, वो आप ले लें। वहाँ पे काफ़ी सारे टी मार्ट है, जैसे एक 7-Eleven में कम चलता है, टी मार्ट हो गया, इस तरह के कुछ मार्ट्स होते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे। लोटे मार्ट हो गया, तो सस्ती चीज़ें मिल जाती है। करेंसी की मैंने आपको बताई दिया, आपको डॉलर लेके जाना है। और अगर आपको एटीएम से वहाँ पे विड्रॉल करना है, वो भी ध्यान से सुन लीजिए, तो आपको वीपी बैंक या फिर टीपी बैंक, इन दोनों बैंकों के एटीएम से विड्रॉल करना है, क्योंकि इनमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, बाकी बैंकों में थोड़ा थोड़ा चार्जेस लगता है। इसके बाद भी अगर ये 2 बैंक के एटीएम आपको ना मिले तो एग्री बैंक के एटीएम से आप विड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस कम लगते हैं, लेकिन टीपी और वीपी में नहीं लगता है। अगर आप गवर्नमेंट बैंक में के एटीएम से करते हैं, जैसे पीएनबी, एसबीआई की, तो आपका चार्जेस बिल्कुल कम, बहुत कम कन्वर्जन रेट लगेगा। प्राइवेट से करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब देखिए पर पर्सन अगर बजट की बात करेंगे, भाई कितना बजट आता है अगर 10 दिन आपको वियतनाम घूमना है, तो देखिए 2200 रुपये में तो आपका वीज़ा होगा, जिसको हम राउंड ऑफ में 2500 रुपया मान लेते हैं। फ्लाइट की अगर बात करें तो 30,000 में आपकी रिटर्न फ्लाइट हो जाएगी। वैसे अगर आप बहुत पहले 2-1 महीना पहले आप बुक कराएंगे तो ये 25,000 में भी आपकी हो सकती है, 25,000 में भी आपको फ्लाइट मिल जाएगी। लगेज वगैरह ले जाके आपको 30,000 मान लीजिए मोटा मोटा, तो 30,000 रुपये फ्लाइट के हो गए और 2500 रुपये का आपको जो है वीज़ा हो गया। होटल की जहाँ तक बात है तो भाई अगर आप सिंगल है हॉस्टल में रुकेंगे तो 10 दिन का मैं मान लो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15,000 रुपये खर्च होगा, 17,500 मान लीजिए, चलो इससे ज़्यादा खर्च नहीं होगा। और अगर आप मान लो रूम में होटल वगैरह भी लेते हैं तो भी आप अगर 4 स्टार होटल भी लेते हैं मान लो, तो 2 लोग रुकेंगे तो भी इतना ही खर्चा आपको पड़ेगा। तो कुल मिला के 30,000 और 20,000, ये आपका 50,000 खर्चा हो गया। इंटरनल फ्लाइट की बात करें तो 7,000 रुपये में आपकी इंटरनल फ्लाइट हो जाएगी, 7 से 10,000 में हो जाती है, जो आपको हो ची मिन से दनांग और दनांग से हनोई लेके आएगी। तो ये आपका 60,000 खर्चा हो गया। इसके बाद टूर वगैरह आप करते हैं तो टूर वगैरह के लिए अगर 1 पर्सन का मानूँ तो 15,000 रुपये रख लीजिए। बाकी फूड वगैरह आप देखिए कि फूड वगैरह आप कितना खाते हैं। एक बार का फूड अगर आप खाएंगे वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में अगर आप फूड खाएंगे तो आपका 500-600 रुपये का खर्चा, 500 रुपये का खर्चा 1 पर्सन का एक बार में आ ही जाएगा। तो इसके हम 600 मान के चलते हैं तो 10 दिन के 6,000 रुपये, 6-7,000 रुपये आपके ये खर्च हो जाएंगे। अगर मेरी तरफ हल्दीराम के पैकेट लेके जाएंगे तो आपका सस्ते में काम हो जाएगा। ब्रेकफास्ट आप जो है वहाँ पे इंक्लूड करवा ही लेंगे। इसके अलावा तो भैया अनलिमिटेड, आप कितनी भी शॉपिंग करें, कितनी भी बियर पिए, कितनी भी सिगरेट पिए, वो खर्चा आपका है। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइट करके चलते हैं, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे होटल भी प्रेफर करेंगे, अच्छे अच्छे टूर भी करेंगे, तो एक व्यक्ति 75,000 रुपये में ईजिली बहुत बढ़िया तरीके से वियतनाम 10 दिन के लिए घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।